नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल प्रॉपर्टीज और डीके, यानी कि अल्फा पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और उसका डीके किस प्रकार होता है। आज के इस लेक्चर में हम जो मेन चीज फाइंड करेंगे वो क्या करेंगे, अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी को हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट की पॉइंट क्या है कि अल्फा पार्टिकल की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी, और रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टी को निकाला। उन्होंने क्या क्या फाइंड आउट किया, देखो उन्होंने क्या कि बिहेवियर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस में से स्वतः ही रेडिएशन बाहर आती हैं, और असल में वो रेडिएशंस क्या होती हैं, वो कुछ पार्टिकल्स ही होते हैं। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, और उन्होंने जो मेजर किया, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, वो ऑब्जर्व क्या किया कि उसमें निकलने वाले जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो डेविएट हो रहे हैं, कुछ ज्यादा डेविएट हो रहे हैं, और कुछ पार्टिकल बिल्कुल भी डेविएट नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या एनालिसिस किया कि जो पार्टिकल बिल्कुल डेविएट नहीं हो रहे हैं वो गामा पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल ज्यादा डेविएट हो रहे हैं उन्हें बीटा पार्टिकल कहा, और जो पार्टिकल्स कम डेविएट हो रहे हैं उन्हें अल्फा पार्टिकल कहा। तो ये एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाले रेडिएशंस के बिहेवियर को नोट किया। उसके बाद देखो कि डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल शो दैट दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। और जो मैग्नेटिक फील्ड में जो पार्टिकल का डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है वो क्या शो करता है कि अल्फा और बीटा पार्टिकल के पास चार्ज उपस्थित होता है, यानी उनके पास चार्ज है, इसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। एंड मच स्ट्रोंगर डिफ्लेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल। आप नोटिस कर रहे हो कि बीटा पार्टिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डेविएट हो रहा है। ठीक है, तो शो दैट बीटा पार्टिकल आर मच लाइटर देन अल्फा पार्टिकल। और इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो बीटा पार्टिकल है आपका वो अल्फा पार्टिकल से हल्का है, इसकी वजह से वो ज्यादा डेविएट हो रहा है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट निकला। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि फर्स्ट टाइम रदरफोर्ड एंड रॉबिन्सन, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने मिलकर जो काम किया और क्या फाइंड आउट किया कि मेजर Q by M, यानी जिसे स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक आवेश, विशेष आवेश कहते हैं। ठीक है, ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, और उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का जो Q by M जो अनुपात होता है उसको मेजर किया, और वो उनको कितना फाइंड आउट हुआ, वो उनको एग्जैक्टली इतना फाइंड आउट हुआ जो कि 4820 into 10 to power 7 कूलम पर केजी फाइंड आउट हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या मेजर किया कि उस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को भी मेजर किया, और उन्होंने क्या पाया कि जो अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो ये कितनी होती है, 1.92 into 10 to power 7 मीटर पर सेकंड होता है। इसी के रेस्पेक्ट में उन्होंने अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को भी फाइंड आउट किया। ठीक है, इनकी उसकी एनर्जी क्या फाइंड आउट किया, वो एनर्जी कितनी आती है, 7.68 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, या मेगा का मतलब है 10 to power 6। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हुआ कि रदरफोर्ड एंड एच गीगर, यहाँ पर जो एच गीगर है ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने रदरफोर्ड के साथ मिलके अगेन वर्क किया। ठीक है, डिड एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि पहले इन दोनों ने मिलकर के एक अनुपात निकाला, स्पेसिफिक चार्ज वो क्या था, Q by M था। तो उन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है उसका क्या वैल्यू होगा, इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने जो चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट किया वो कितना किया, वो 3.1 into 10 to power -19 कूलम फाइंड आउट किया। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद में, ठीक है, ई रेगनर, ये भी एक साइंटिस्ट है, ई रेगनर ने क्या किया कि यूज पोलोनियम अल्फा सोर्स, यानी कि उन्होंने क्या किया, इन्होंने रदरफोर्ड ने और गीगर ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनमें रेडियम जो आपका धातु होता है, कि रेडियम सॉरी धातु नहीं होता है, रेडियम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है, उसका इन्होंने यूज किया, और ई रैंगर ने यूज क्या किया, पोलोनियम यूज किया वहां पे अल्फा सोर्स के तौर पे। ठीक है, और वहां पे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो Q का जो वैल्यू है, जो आवेश का वैल्यू है अल्फा का, वो एग्जैक्टली कितना आता है, 3.193 into 10 to power -19, जो कि बहुत एक्यूरेट वैल्यू था। अब देखो एग्जैक्टली ये वैल्यू एक्यूरेट किस प्रकार हुआ, सिंपली अपन क्या पढ़ते हैं कि जो आवेश होता है Q,
ठीक है, जिसे हम कई बार इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कहते हैं, ठीक है। उसका वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, हम हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होगा कि जो अल्फा पार्टिकल होता है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, तो उस पर चार्ज कितना होगा, 2 होगा। तो हमने क्या किया, इस 1 चार्ज को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना फाइंड आउट हुआ, 3.2 × 10⁻19 कूलम होना चाहिए। तो एग्जैक्टली जो हमारा जो अल्फा पार्टिकल है उसका एग्जैक्ट चार्ज कितना होना चाहिए, वो एग्जैक्टली कितना होना चाहिए। उन्होंने प्रैक्टिकली कितना फाइंड आउट किया, उन्होंने इतना फाइंड आउट किया 3.19, जो कि बहुत ही नियर है, इक्वल नहीं है, बहुत ही नियर है। तो एग्जैक्टली देखो ये अपन ने यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की हिस्ट्री पढ़ी और किस प्रकार अपन फाइंड आउट करते हुए आगे की तरफ बढ़े। अब एग्जैक्टली हम देखते हैं उसकी डिसइंटीग्रेट एनर्जी को। सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो भी हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, उसका फिक्स एक एटॉमिक मास होगा, ठीक है, जो कि अपन इस प्रकार लिखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट एक्स से रिप्रेजेंट किया है, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, इनकी माता न्यूक्लियाई है, और इसका जो एटॉमिक मास जो है वो एग्जैक्टली न्यूक्लियस मास, नॉट एटॉमिक मास, न्यूक्लियस का जो मास है वो एग्जैक्टली ए से रिप्रेजेंट किया गया, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जोड़ है, ठीक है, और उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है वो जेड से लिखा गया है। तो ये जो न्यूक्लियाई है वो रेडियो एक्टिव है और ये स्वतः ही क्या कर रहा है, किसी दूसरे न्यूक्लियाई के अंदर डीके हो रहा है, और इस प्रकार से वो डीके हो रहा है कि वो अल्फा पार्टिकल को भी वहां पे हमें फाइंड आउट होगा, मतलब वो अल्फा पार्टिकल को वहां से रेडिएट करेगा। सिंपल देखो, जो ये x है वो किस में कन्वर्ट हुआ, y में कन्वर्ट हुआ, और साथ में उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को भी वहां पे रिलीज किया। यहाँ अल्फा पार्टिकल जो है उसका मीनिंग हीलियम एटम से लिया गया है कि हीलियम एटम वहां से क्या हुआ, एग्जैक्टली बाहर आया। तो सिंपली देखो, उसका पहले न्यूक्लियर का मास कितना था, उसका a मास था, तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो हीलियम का जो 4 मास होता है वो निकल गया है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर a-4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 निकल गया, तो यहाँ पे क्या होगा Z-2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार एग्जैक्टली ये डीके होगा। अब देखो एग्जैक्टली ये जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है इसका जो द्रव्यमान है वो अपन कैपिटल M ले लेते हैं, ठीक है, और ये जो है वो एग्जैक्टली रेस्ट है, मतलब रेस्ट में मतलब कि वो अब हिल गति में नहीं है, वो स्थिर रखा हुआ है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो y और जो ये अल्फा मिला, तो इसका द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं, और इसका द्रव्यमान हम अल्फा मान लेते हैं। एग्जैक्टली हम इसका यूज करेंगे, इसलिए हम इसको पहले से डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि एट टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिस वक्त अल्फा पार्टिकल इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बाहर निकलेगा उस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से, तो क्या होगा, अल्फा आर इमिटेड विद ए डेफिनेट काइनेटिक एनर्जी एंड विद ए डेफिनेट मोमेंटम, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल जब रिलीज होगा तो वो फिक्स एक अपनी काइनेटिक एनर्जी रखेगा और फिक्स उसका कोई क्या होगा, मोमेंटम होगा, ठीक है। ये सिंपल समय होगा। मोमेंटम को क्या लिखते हैं अपन, मास गुना वेलोसिटी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो मोमेंटम जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे m1 और v1 लिखा है, एग्जैक्टली होगा ये m अल्फा होगा, ठीक है, m अल्फा और आपका v अल्फा, यानी कि ये अल्फा पार्टिकल के लिए है तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी किससे लिखते हैं, 1/2 mv² से लिखते हैं। तो यहाँ 1/2 अल्फा जो है हमारा पार्टिकल उसका मास और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, ये उसका मोमेंटम और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। सिमिलरली क्या होगा कि जब अल्फा पार्टिकल, मान लिया ये कोई रेडिएटिव सब्सटेंस है, इसमें से जब कोई अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस ठीक वैसी ही होती है जैसे बंदूक से गोली का बाहर निकलना। तो क्या होता है, बंदूक की जो गोली होती है उसका मास बहुत कम होता है, जिस प्रकार अपना जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास क्या होता है, जो आपके रेडियो सब्सटेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो जब बंदूक की गोली जब आगे की ओर जाती है तो क्या करती है कि वो संवेग और काइनेटिक एनर्जी को आगे की तरफ लेके बढ़ती है, लेकिन उसी समय न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार वो बंदूक की गोली जिस बंदूक से निकली उस बंदूक को थोड़ा सा पीछे की ओर धकेलती है, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से क्या होगा, बंदूक की गोली आगे की ओर जाती है और बंदूक हल्का सा पीछे की ओर शिफ्ट होती है। ठीक यही प्रोसेस यहाँ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में होगा कि जब किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल आगे की ओर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के साथ, तो क्या होगा, वो उसको पीछे की ओर धकेलेगा। इसका वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से कंपैरेटिव टू अल्फा पार्टिकल, इसलिए पीछे बहुत ही धीमी गति से जाएगा, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली में लिखा है कि रेजिड्यूअल न्यूक्लियाई, यहाँ रेजिड्यूअल न्यूक्लियाई का मतलब है कि अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद जो पार्टिकल बचेगा,
ठीक है, जो सब्सटेंस बचेगा अपना, जो एलिमेंट बचेगा उसे रेजिडुअल न्यूक्लियाई बोला है। ठीक है, जो ये वाला होगा। ठीक है, left after alpha distillation must have a recoiling momentum, और must have a recoiling momentum मतलब क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जब आगे निकल जाएगा तो वो उसको पीछे की ओर धकेलेगा, उस पीछे की ओर धकेलने को क्या बोलते हैं, हमेशा रिकॉइल मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, एंड स्मॉल कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जब वो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा पीछे की ओर तो उसका वजन बहुत ज्यादा होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो कि इसके लिए जो मोमेंटम होगा, इनकी जो रेजिड्यू, इसके लिए जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली आपका m1 v1। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी 1/2 m1 और v1 का स्क्वायर होगा। क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली अपन यहाँ पर दोनों कंजर्वेशन नियम लगाते हैं। संरक्षण नियम किसका लगाएंगे, एक तो संवेग का और एक एनर्जी का। संवेग का क्या कहता है कि इसका संवेग इन दोनों के संवेग के जोड़ के बराबर होना चाहिए, और इसकी काइनेटिक एनर्जी इन दोनों काइनेटिक जोड़ से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो हमको पता है कि ये जो सब्सटेंस है ये असल में क्या है, रेस्ट में है, मतलब स्थिर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी 0 होगी। देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ लिखा है कि इसके लिए एग्जैक्टली जो मोमेंटम होगा 0 होगा, मास गुना वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, बराबर ये फर्स्ट वाले का मोमेंटम लिखा है। ठीक है, फिर ये सेकंड वाले का मोमेंटम लिखा है। ठीक है, तो अल्फा का लिख दिया मैंने, और ये जो भी आपका नेक्स्ट जो न्यूक्लियर बना उसका लिख दिया। सिंपल क्या होगा, एग्जैक्टली ये इधर भेज सकता हूँ तो क्या होगा, एग्जैक्टली इधर क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर जो माइनस का निशान है वो वही बात शो करता है कि जो अल्फा पार्टिकल आगे की ओर जाएगा तो इस पेरेंट न्यूक्लियाई को, सॉरी मतलब जो डॉटर न्यूक्लियाई है, क्या करेगा, पीछे की ओर धकेलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो मोमेंटम होगा वो बराबर लगेगा लेकिन आगे और पीछे, मतलब इक्वल होगा लेकिन वो विपरीत दिशा में लगेंगे। तो इसका माइनस करने से मतलब क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। मैंने क्या किया, इसको इधर भेज के तो माइनस हो गया, फिर दोनों का मोड ले लिया। मोड का मतलब होता है कि जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना, परिमाण जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, और माइनस निशान जो होगा वो केवल दिशा को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली इफ Q इज द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, अगर यहाँ पर Q कोई डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है, यहाँ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का मतलब है कि कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी जो उस न्यूक्लियाई में से अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालती है, वो जो एनर्जी होगी उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, वो एग्जैक्टली क्या कहलाएगी, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहलाएगी। मैं रिपीट करता हूँ, वो एनर्जी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर है और जिस एनर्जी की वजह से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है वो एनर्जी क्या कहलाएगी, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, which is the total energy released in the disintegration process। तो यानी कि इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी अंदर थी वो उस एनर्जी का यूज क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो एनर्जी है वो कहाँ यूज हो गई, अल्फा पार्टिकल को निकालने में। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल निकलते क्या हुआ, एक नया न्यूक्लियाई बन जाएगा। ठीक है, सिमिलर मैंने क्या लिखा है, क्यू। क्यू मतलब इस वाले की जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, इन दोनों की एग्जैक्टली एनर्जी के बराबर होगी। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों गति कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये रेस्ट में था, पहले ये गति नहीं कर रहा था। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की वजह से अल्फा पार्टिकल निकला तो अल्फा पार्टिकल में गति आ गई और इसके अंदर थोड़ी सी गति आ गई। तो देखो हम दोनों को लिख रहे हैं कि क्यू किसके बराबर होगा, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ये वाली, और आपके ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई है इसकी क्या होगा, एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी। दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, क्यू, जो किसके बराबर है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के बराबर है। ठीक है, सिंपल क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैंने इस टर्म को सॉल्व किया m1 और v1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने मोमेंटम वाले कॉन्सेप्ट का हेल्प किया है कि मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला था। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली यहाँ से मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर इक्वल टू m अल्फा स्क्वायर m v अल्फा स्क्वायर होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें से एक m1 को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, m1 v1 स्क्वायर की, तो मैंने इस एक m को नीचे भेज दिया, मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट हो गया। इस वैल्यू को एग्जैक्टली मैंने इसके बराबर होगा, इसको मैंने एग्जैक्टली यहाँ पुट कर दिया है। ठीक है, तो 1/2 m अल्फा स्क्वायर और v अल्फा स्क्वायर के बराबर हो गया, कौन आपका m1 हो गया। ठीक है, अब एग्जैक्टली देखो यहाँ पर क्या करूँगा कि q इक्वल टू 1/2, दोनों में कॉमन है
तो इसे इसको बाहर ले लेता हूँ, 1 बाई आपका 2 मैंने बाहर लिया। देखो m अल्फा v अल्फा स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो इसको एग्जैक्ट में बाहर ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, m आपका अल्फा और v आपका अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया, तो एग्जैक्टली यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 रहेगा, प्लस आपका क्या होगा, यहाँ क्या होगा, केवल m अल्फा, ठीक है, आपका एग्जैक्टली m आपका अल्फा अपॉन आपका m आपका 1 रहेगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये एग्जैक्टली आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, दिख रहा है एग्जैक्टली आपको, ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली मैं काइनेटिक फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो एग्जैक्टली q एग्जैक्टली मैं लिख दिया, इसमें एग्जैक्टली e अल्फा लिख दिया, ठीक है, और एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला वापस आ जाएगा, 1 प्लस आपका m आपका अल्फा अपॉन आपका m और आपका, ठीक है, 1 होगा। इस प्रकार एग्जैक्टली आपकी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी फाइंड आउट होगी। देखो इसको इसे थोड़ा सा अपन और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ देखो एग्जैक्टली वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ y, मतलब ये वाला जो है ना, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, a-4 होगा, ठीक है, यानी कि एटॉमिक सिंपल अपन m1 बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे याद रखना जो m1 जो है ना आपका, ये एटॉमिक मास है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मास भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जो आपका ये वाला जो मास है ना a-4, ये एग्जैक्टली न्यूक्लियस का मास है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मास नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, तो ये जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, लगभग m1 a-4 के बराबर होगा, यानी कि क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है तो उसको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आपके y वाले का मास कितना आएगा, a-4 आएगा जो m1 के बराबर होगा, और जो आपका अल्फा पार्टिकल है उसका मास किसके बराबर होगा, आपके लगभग 4 के बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ अगर, तो मुझे जो न्यू इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, कि मेरे को वो मिलेगी q इक्वल टू आपका e अल्फा, ठीक है, और एग्जैक्टली 1 प्लस आपका m अल्फा का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली आपका 4 होगा आपका, और यहाँ देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से m1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस m1 कर देता हूँ, ठीक है, और m1 का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली आपका a-4, ठीक है, a-4, ठीक है, और यहाँ जब ये होगा प्लस आपका क्या आएगा, m अल्फा, प्लस आपका m अल्फा कितनी है 4, ठीक है, और अपॉन क्या होगा आपका m1 मतलब a-4 होगा, ठीक है, एग्जैक्टली आप चाहो अगर तो इसको एग्जैक्टली आप इस प्रकार लिख सकते हो, जो कि मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये एग्जैक्टली जो होगा वो q बराबर क्या होगा आपका e अल्फा, है ना, और एग्जैक्टली यहाँ से आप चाहो तो m1, ठीक है, m1 माइनस आपका क्या होगा m अल्फा होगा, ठीक है, अपॉन आपका m1 होगा, ठीक है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, वहां मैंने किया है, इसका जो फाइनल आउटकम क्या होगा एग्जैक्टली वो आएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका e अल्फा, है ना, और एग्जैक्टली क्या होगा a अपॉन आपका a-4, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली आपने कई बार देखा भी होगा, यही एग्जैक्टली रियल फॉर्मूला है अल्फा पार्टिकल के लिए, जो कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ये जो अपने q की वैल्यू ज्ञात की है, ये एग्जैक्टली सिंपल अपन इस प्रोसीजर से ज्ञात की है, इसको निकालने का एक डिफरेंट वे और है, ठीक है, उसे अपन थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। देखो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो कैसे करेंगे कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, जो आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है, सिंपली अपन इसको E mc² कहते हैं, या फिर जो आपका उसको हिंदी में कहते हैं अपन कि उसका आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली कि E mc²। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी द्रव्यमान में कन्वर्ट हो सकती है। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल के डिसइंटीग्रेट होने के लिए कुछ कंडीशन होती है, यानी कि प्रत्येक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो अल्फा पार्टिकल नहीं निकालता है, अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस होने के लिए या फिर निकलने के लिए जैसे कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि अल्फा डिसइंटीग्रेशन बिकेम पॉसिबल व्हेन द मास m of disintegrating parent nuclei is greater than यानी कह रहा है कि जो parent nuclei जो आपका ये वाला है, इसका जो मास है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए कि the sum of masses of alpha particle and the प्रोड्यूक्ट न्यूक्लियाई, यानी कि इसका जो द्रव्यमान है वो इन दोनों के द्रव्यमान के जोड़ से ज्यादा होना चाहिए,
तभी ही आपका अल्फा पार्टिकल का डीके संभव हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि m जो है आपका वो ग्रेटर देन किससे होगा, m1 प्लस आपके m अल्फा से, दोनों के मास की जोड़ से ग्रेटर देन होगा। और इस वैल्यू को अगर अपन यहाँ लिखते हैं E = mc² के फॉर्मूले से अगर, तो हमारा Q किसके बराबर आता है, Q बराबर आएगा m, जो किसका मास है, इसका मास है, Q माइनस इन दोनों का मास इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और मास डिफेक्ट जो होगा उसको c² से गुणा करने पे क्या बनता है, एग्जैक्टली एनर्जी बनती है आपकी। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस प्रकार अपन Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना, कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, वहां आप ये फॉर्मूला यूज करते हो और आप डायरेक्टली वहां पे क्या करते हो, इस न्यूक्लियस के मास को लगा देते हो। याद रखना यहाँ पर जो m है वो असल में मास इन अबव इक्वेशन और द एटॉमिक मास, ये हमेशा एटॉमिक मास है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस का नहीं है, ये एटम का मास है आपका। ठीक है, तो एग्जैक्टली आज के इस लेक्चर में हमने उनकी अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया और उसकी डिसइंटीग्रेट एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अल्फा पार्टिकल की टनलिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम के थ्रू इसकी व्याख्या किस प्रकार की गई। थैंक यू।